हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मेरे प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से हिंदी के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिकों पर अध्ययन किया है और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है कि अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो प्यारे दोस्तों, हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रचना एवं रचनाकार, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एतबार से इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, टेट या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यहाँ तक कि यूपीएसआई या कोई बच्चा जो कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज जो ये सामान्य हिंदी है उसके अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म एजुकेशन का जहां से आप हर रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। कॉपी पेन लेके बैठे दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, बिना स्किप किए हो, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। और कॉपी पेन लेके बैठेंगे, प्रश्नों के आधार पर विकल्प को समझते हुए उत्तर देंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगा पाएंगे दोस्तों। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप उतने कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के लायक बन जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना है जो जायसी की है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना है जो जायसी की है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी की है। पहला जो विकल्प है वो है पद्मावती समय, बी विकल्प है मृगावती, सी विकल्प है मधुमालती और डी विकल्प है पद्मावत। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो दोस्तों, इनमें से जो रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है प्यारे दोस्तों पद्मावत। क्या है? पद्मावत। याद रखिएगा, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है। दोस्तों प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है। ए विकल्प है रामचरितमानस, बी विकल्प है साकेत, सी विकल्प है रामचंद्रिका, डी विकल्प है पहुम जरियू। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सी विकल्प के स्थान पर बी विकल्प लिख गया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो इनमें कौन सी रचना है जो आधुनिक काल का राम काव्य है, ये आपका प्रश्न है। आपके विकल्प क्या है दोस्तों? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका और पहुम जरियू। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई तैयारी करने वाले बच्चे हैं तो उनको इसके बारे में जानकारी दीजिए। वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें ताकि हम और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। क्योंकि जब व्यूज़ अच्छे जाते हैं दोस्तों, देखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और वैसे भी द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ये आपकी सफलता हमने ठाना है, सफलता आपको दिलाना है। तो हमारा हर दिन प्रयास रहता है कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में ला करके डिस्कशन करें। तो इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए दोस्तों, हमें आपकी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो आधुनिक काल का राम काव्य है। विकल्प क्या था? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका, पहुम जरियू। तो प्यारे दोस्तों, आधुनिक काल का जो राम काव्य है वो क्या है? तो वो है साकेत। क्या है दोस्तों? साकेत। याद रखिएगा, साकेत जो है वो आधुनिक काल का राम काव्य है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। यानी आपके पास 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो कि तुलसीदास की रचना है, पर एक ऐसा विकल्प है जिसमें तुलसीदास की रचना नहीं है। तो आपको वो विकल्प बताना है। तो पहला क्या है दोस्तों? बरवय रामायण, दूसरा है रामचंद्रिका, सी विकल्प है विनय पत्रिका और डी विकल्प है दोहावली। तो इनमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है।
प्रश्न बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये बीएड परीक्षा में पूछा गया है और आपके यूपीपीएससी यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? विकल्प क्या है? बरवय रामायण, बी विकल्प है रामचंद्रिका, सी विकल्प है विनय पत्रिका और डी विकल्प है दोहावली। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करते रहिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। क्योंकि हम उन फालतू के प्रश्नों पर टाइम बर्बाद नहीं करते जिससे कि हमारा सिलेक्शन ना हो सके दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में सिलेक्शन पाना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए विकल्प है बरवय रामायण, बी विकल्प है रामचंद्रिका, सी विकल्प है विनय पत्रिका, डी विकल्प है दोहावली। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, बरवय रामायण की बात करें तो ये तुलसीदास की है, विनय पत्रिका तुलसीदास की, दोहावली तुलसीदास की है, पर रामचंद्रिका जो है प्यारे दोस्तों ये तुलसीदास की नहीं है। ये पूछा है तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, तो वह है रामचंद्रिका दोस्तों। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो रामचंद्रिका केशव दास की है दोस्तों। किसकी है, याद रखिएगा, केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, याद रखिएगा, केशव दास। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी रचना केशव की है? ए विकल्प है कवि प्रिया, बी विकल्प है गीतावली, सी विकल्प है पदावली और डी विकल्प है काव्य निर्णय। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना है जो केशव की है? प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है। विकल्प है कवि प्रिया, गीतावली, पदावली और काव्य निर्णय। ठीक है दोस्तों, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वह दोस्तों इनमें से कौन सी रचना है जो केशव की है, तो वो है कवि प्रिया। कवि प्रिया किसकी रचना है दोस्तों, तो कवि प्रिया जो है वो केशव की है। बाकी अगर गीतावली की बात करें तो गीतावली और पदावली ये किसकी है, तुलसीदास की है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तुलसीदास की। यानी अगर हम गीतावली और पद्मावली की बात करें तो ये किसकी है, तुलसीदास की। ठीक है दोस्तों, ये किसकी है, तुलसीदास की। ठीक है, किसकी है, तुलसीदास की है। और काव्य निर्णय की बात करें तो भिखारी दास की है। किसकी है दोस्तों, भिखारी दास की, याद रखिएगा, ये भिखारी दास की है। ठीक है, तो यहाँ पे कवि प्रिया यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है? माफ़ कीजिएगा, प्रश्न है इनमें से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? ए विकल्प है सूरसागर, बी विकल्प है उद्धव शतक, सी विकल्प है साहित्य लहरी, डी विकल्प है सूर सरावली। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है कि इनमें से सूरदास की रचना कौन सी है? विकल्प क्या है, सूरदास, उद्धव शतक, साहित्य लहरी और सूर सरावली। बस समझिए दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, सूरदास की रचना, आइए देखते हैं कौन सी रचना जो सूरदास की नहीं है। सूरसागर सूरदास की है, साहित्य लहरी सूरदास की है, सूर सरावली सूरदास की है। पर उद्धव शतक की बात करें दोस्तों तो उद्धव शतक, ठीक है, उद्धव शतक ये किसकी रचना है, तो ये रत्नाकर की रचना है दोस्तों। याद रखिएगा, ये किसकी रचना है, तो ये रत्नाकर की रचना है। याद रखिएगा, ये रत्नाकर की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है, रत्नाकर की रचना है, ये रत्नाकर की रचना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पूछा है कौन सी रचना नहीं है, तो बी विकल्प हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली ये सूरदास की रचना है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? ए विकल्प है साकेत, बी विकल्प है कमायनी, सी विकल्प है प्रियप्रवास, डी विकल्प है लोकायतन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, आप हर रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट जरूर बताएं। तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है दोस्तों? तो खड़ी बोली के जो प्रथम महाकाव्य है उसका नाम है प्रियप्रवास। क्या है दोस्तों? प्रियप्रवास। याद रखिएगा, क्या नाम है? प्रियप्रवास नाम है, यानी कि सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत भारती के रचयिता कौन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कभी कभी भरत भारती लिखा होता है, होता क्या है भारत भारती। तो भारत भारती के रचयिता कौन है। ए विकल्प है प्रेमचंद, बी विकल्प है निराला, सी विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत और डी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। प्यारे दोस्तों, रचना और रचनाकार या लेखक एवं उनकी रचनाएं, ये हमारा विषय है दोस्तों। बड़ा अच्छा विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर एग्ज़ाम में लेखक पूछ लेता है, रचनाएं देता है और उसका लेखक पूछ लेता है, या फिर लेखक देता है और उसकी रचनाएं पूछ लेता है। तो उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी तरीक़ों से आपके सामने प्रश्न को रखूँगा, उस पे अध्ययन करूँगा और आपके बीच में डिस्कशन करूँगा दोस्तों। तो फटाफट से चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो भारत भारती का रचयिता कौन है। ए विकल्प है प्रेमचंद, बी विकल्प है निराला, सी विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत और डी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों प्रश्न है भारत भारती के रचयिता कौन है। विकल्प है प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के जो रचयिता हैं उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त दोस्तों। क्या है, मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, भारत भारती के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। यानी कि 4 विकल्पों में से कौन सा एक उपन्यास है जो जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। पहला विकल्प है पुनर्वा, बी विकल्प है परख। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास है जो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। ए विकल्प है पुनर्वा, बी विकल्प है परख, सी विकल्प है सेवा सदन और डी विकल्प है एकदा नैमिषरण है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये प्रश्न आपके यूपीएसआई में भी पूछा गया है, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल में भी प्रश्न पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास है जो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। पुनर्नवा। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, विकल्प को बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। पुनर्नवा और बी विकल्प है परख, सी विकल्प है सेवा सदन, डी विकल्प है एकदा नैमिषरण है। तो दोस्तों यहाँ का इसका जो प्रश्न दिया गया है, इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों परख। परख जो उपन्यास है ये किसके द्वारा रचित है, तो ये प्यारे दोस्तों जैनेन्द्र द्वारा रचित है। तो यानी आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। पर आपको कमेंट बताना है कि पुनर्नवा, सेवा सदन और एकदा नैमिषरण है, ये किसके द्वारा रचित है दोस्तों। ठीक है, फटाफट से बताइएगा। पहले दोस्तों पुनर्नवा की बात करें तो पुनर्नवा किसके द्वारा रचित है, आपको ये बताना है। देखिए सेवा सदन प्रेमचंद की है। ठीक है, पुनर्नवा, ठीक है दोस्तों, पुनर्नवा के बारे में बताइए कि पुनर्नवा किसकी रचना है। पुनर्नवा किसकी रचना है दोस्तों। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, याद रखिएगा ये किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सेवा सदन प्रेमचंद की है और एकदा नैमिषरण है, ये एक आत्मकथा है दोस्तों। किसकी है, फटाफट से बताइएगा। वह दोस्तों यहाँ से आपने क्या देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास है जो जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। वो है परख। क्या है दोस्तों, परख जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो ए विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी विकल्प है बालकृष्ण भट्ट। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। ए विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी गद्य का जन्मदाता जिसको माना जाता है वो माना जाता है पहले दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। ए विकल्प है खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या चंपू काव्य है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, आपके विकल्प हैं खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य और चंपू काव्य।
तो दोस्तों कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी जो है वो किस प्रकार का ग्रंथ है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चंपू, ये महाकाव्य है दोस्तों। कामायनी क्या है? महाकाव्य है। रामायणी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है दोस्तों। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ए विकल्प है बिहारी, बी विकल्प है रसखान, सी विकल्प है धनानंद और डी विकल्प है सूरदास। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? विकल्प है बिहारी, रसखान, धनानंद और सूरदास। तो दोस्तों गागर में सागर भरने का कार्य जिस कवि ने किया है उस कवि का नाम आपको बताना है। तो उस कवि का नाम है बिहारी। क्या है दोस्तों? बिहारी, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वापसी किस विद्या में रचित है? ए विकल्प है आत्मकथा, बी विकल्प है कहानी, सी विकल्प है संस्मरण और डी विकल्प है यात्रा वृत्त। ठीक है दोस्तों, प्रश्न लाजवाब है, सेशन अच्छा चल रहा है। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रश्नों को लगाते रहिए। वापसी किस विद्या में रचित है? जिस तरह बूंद बूंद से सागर बढ़ता है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से अगर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाएंगे तो आप यकीन मानिए कि एक ना एक दिन सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा बीज मान लीजिए दोस्तों, या एक ऐसा पूंजी है शिक्षा जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है, आपको कामयाबी दिला सकती है दोस्तों। तो संघर्ष के साथ मेहनत करते रहिए, संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है। क्योंकि इंसान तब नहीं हारता दोस्तों जब वो हार जाता है, इंसान तब हारता है जब वो हार मान लेता है, यानी जब वो खुद से हार मान जाता है। असलियत में तभी इंसान की हार होती है दोस्तों। लगे रहिए, मेहनत से डटे रहिए, कदम से कदम मिला के चलना है दोस्तों, और एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी दोस्तों। तो वापसी किस विद्या में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण और यात्रा वृत्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो वापसी किस विद्या में रचित है? वापसी की बात करें तो ये कहानी है दोस्तों। क्या है? कहानी है। तो यानी कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित सही प्रदेश का नाम बताना है। ए विकल्प है महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल। दोस्तों इस प्रश्न का जो अर्थ है वो ये है कि फणीश्वर नाथ रेणु इन चारों विकल्पों में से किस प्रदेश से संबंधित हैं? महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल और उत्तरांचल, इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प होगा? तो दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित जो प्रदेश है, या कह लीजिए कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है। किस प्रदेश से? बिहार प्रदेश से संबंधित है। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आपने यहाँ से क्या देखा दोस्तों कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित प्रदेश कौन सा है? तो वो बिहार है। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? यानी जो विद्यापति की पदावली है ये किस भाषा में है? मैथिली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, मगही। विद्यापति की जो पदावली है वो किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प है मैथिली, भोजपुरी, ब्रजभाषा, मगही। तो विद्यापति की पदावली दोस्तों ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ए विकल्प क्या है?
महाराणा प्रताप, बी विकल्प है शिवाजी, सी विकल्प है जय सिंह, डी विकल्प है तेज सिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? प्यारे दोस्तों, प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही मजा आएगा दोस्तों आज के सेशन में। जुटिए, पढ़िए, मेहनत करिए और एक ट्रैक पर चलकर सफलता को हासिल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह। तो दोस्तों अगर हम बिहारी की बात करें तो बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जय सिंह के दरबारी कवि थे। किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न क्या है? शेष कादंबरी के रचयिता हैं। विकल्प क्या है? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट, अलका सरावगी। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट और अलका सरावगी। ये चार विकल्प हैं। इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही है। जो शेष कादंबरी के रचयिता हैं वो आपको बताना है। दोस्तों शेष कादंबरी के जो रचयिता हैं वो हैं अलका सरावगी। कौन है? अलका सरावगी, याद रखिएगा। अलका सरावगी शेष कादंबरी के रचयिता हैं। तो यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राग दरबारी के रचयिता हैं। ए विकल्प है राही मासूम रजा, सी विकल्प है श्रीलाल शुक्ल, सी विकल्प है हरिशंकर परसाई और डी विकल्प है शरद जोशी। राग दरबारी के रचयिता हैं, आपको ये बताना है। राग दरबारी, पहले तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, ये जो राग दरबारी है ये एक उपन्यास है। क्या है? राग दरबारी क्या है? ये एक उपन्यास है, याद रखिएगा। राग दरबारी क्या है दोस्तों? एक उपन्यास है। ठीक है, राग दरबारी क्या है? एक उपन्यास है। और अगर इसके रचयिता की बात किया जाए तो इसके रचयिता कौन है? तो इसकी रचयिता हैं श्रीलाल शुक्ल। दोस्तों कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं इसके रचयिता। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न पूछता है कि राग दरबारी क्या है ना? कौन सा विद्या है? तो ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? इसका तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान इसका उत्तर भी है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, निराला और प्रसाद। तो दोस्तों पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय, निराला, प्रसाद। क्या दोस्तों आपको बता दूं कि पूस की रात इस कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। दोस्तों कौन है? प्रेमचंद, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पूस की रात में मुख्य विषय क्या है, तो प्यारे दोस्तों किसानों की दयनीय आर्थिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति खराब के विषय में, उनकी गरीबी के बारे में और कठोर जीवन की सच्चाई के बारे में इसका चर्चा की गई है पूस की रात की कहानी में दोस्तों। तो ए विकल्प सही हो गया और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और प्रश्न होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। यहाँ से आपने क्या देखा कि पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये प्रेमचंद है दोस्तों, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ए विकल्प है राम कुमार वर्मा, बी विकल्प है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी विकल्प है जयशंकर प्रसाद और डी विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है दोस्तों? दोस्तों ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके रचयिता के बारे में अगर बात किया जाए तो इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे चल, अगला प्रश्न दोस्तों, कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं। विकल्प क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और अजीत कुमार। बात समझिए दोस्तों, प्रश्न है कविता क्या है, निबंध के रचनाकार कौन है? कविता क्या है? एक निबंध है और इस निबंध के रचनाकार कौन है आपको वो बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल और अजीत कुमार। तो दोस्तों कविता क्या है, ये जो निबंध है इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। क्या है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ए सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? गंगा छवि वर्णन
ये जो कविता है के रचनाकार कौन है? ए विकल्प है जयशंकर प्रसाद, बी विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, सी विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी विकल्प है हरिऔध। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हरिऔध। तो दोस्तों गंगा छवि वर्णन जो कविता है और इस कविता के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है दोस्तों। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा छवि वर्णन के रचनाकार हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। अनाम दास का पोथा क्या है? एक उपन्यास है। और इस उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ए विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो अनाम दास का पोथा ये जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? विकल्प है प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? दोस्तों भिक्षुक कविता के जो रचयिता हैं उनका नाम है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यानी डी विकल्प सही हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था और महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न क्या है? पल्लव के रचयिता हैं। विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों पल्लव के रचयिता की बात करें तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि चिंतामणि के रचयिता कौन है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। चिंतामणि के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान उत्तर है दोस्तों इसका। तो चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।